हेलो एवरीवन। सो आज से हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री में बेसिकली ये सिविल सर्विसेज यूपीएससी का सिलेबस है हिस्ट्री का, जो प्रीलिम एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो सिलेबस में है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट को बेसिकली हमें डिटेल में कवर करना है जब हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद एक बार मेंस का सिलेबस देख लेते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी जब वो आपसे बोल रहा है, दैट मीन्स मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी का मतलब है कि लगभग 1750 के राउंड अबाउट से हम लोगों को उसको समझना है, ठीक है। उस टाइम पे एक इंपॉर्टेंट इवेंट भी हुआ था 1757 में, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। हम पढ़ेंगे बाद में उसको, बैटल ऑफ प्लासी। और बैटल ऑफ प्लासी ने बेसिकली जो ब्रिटिशर्स हैं, जो एज ए ट्रेडर आए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में, उनको कैसे रूलर बना दिया था, उसकी कहानी स्टार्ट हुई थी इस बैटल ऑफ प्लासी से। तो वहां से हमने उसको कवर करना है मिडल ऑफ 18th सेंचुरी से, और प्रेजेंट तक हम उसको पढ़ेंगे। आज तक 2024 तक हम उस चीज को पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंट इवेंट जो हुए हैं, जो मेन पर्सनैलिटी हैं और जो बेसिक इश्यूज हैं, वो सारे के सारे हम कवर करेंगे। फ्रीडम स्ट्रगल को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हमारा फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, कैसे वो पीक पे पहुंचा और कैसे हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला। वो चीजें हम सारी कवर करेंगे। उसके अलग अलग कौन सी स्टेजेस थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूटर कौन थे, पर्सन कौन थे, और क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने किया फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज, वो भी हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। जैसे आज अगर हम देखें इंडिया में तो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज कैसे बने, जबकि स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ 14 स्टेट्स थे। तो वो पूरा का पूरा रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, कैसे कंसोलिडेशन होके पूरा एक इंडिया बना, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने लीव आउट किया था तो उस वक्त प्रिंसली स्टेट्स थे, लगभग 550 प्लस प्रिंसली स्टेट्स थे। तो कैसे उनको कंसोलिडेट करके एक इंडिया बनाया गया, यूनाइटेड इंडिया बनाया गया, पार्टीशन हुआ उसमें। तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। रीऑर्गेनाइजेशन में हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे आज के टाइम पे भी अलग अलग स्टेटहुड की डिमांड उठती रहती है। अलग अलग स्टेट्स अपनी डिमांड उठाते हैं कि हमें नया स्टेट बनाना है। जैसे जो सबसे लास्ट में जो स्टेट बना है इंडिया में, जो लेटेस्ट स्टेट बना था वो था तेलंगाना, और वो बना था 2014 में, ठीक है। तो लैंग्वेज के बेस पे कैसे अलग अलग स्टेट्स की डिमांड उठती रहती है, वो हम सारा का सारा कवर करेंगे। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट फ्रॉम 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे कि कैसे इंडस्ट्रीज आई। इंडस्ट्री से पहले फ्यूडल सिस्टम होता था, फ्यूडल सिस्टम का कैसे एंड हुआ, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो हुई, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो राइज है वो ब्रिटेन में हुआ, और ब्रिटेन में ही क्यों राइज हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन का, और उस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कॉलोनाइजेशन की एक्टिविटीज और ज्यादा बढ़ी, और ज्यादा कॉलोनी बनाई यूरोपियन कंट्रीज ने। तो वो सारा का सारा हम पढ़ेंगे। वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे, रिड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन कैसे हुआ, पॉलिटिकल फिलोसफीज लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कि कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है, कहाँ से ये फिलोसफी आई थी कम्युनिज्म की, कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है। हम इंडिया को बोलते हैं कि इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, तो सोशलिज्म का मतलब क्या है। तो ये सारा का सारा हम पढ़ेंगे। देयर फॉर्म एंड इफेक्ट ऑन द सोसाइटी, कि ये जो अलग अलग फिलोसफीज हैं, जैसे हम मानते हैं कि चाइना जो है वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, या फिर रसिया जो है कम्युनिस्ट कंट्री है, तो उस कम्युनिज्म का क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे, ठीक है। कैपिटलिज्म में हम बेसिकली मानते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और अमेरिका है या अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, वहां पे कैपिटलिज्म है। तो कैपिटलिज्म क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी में, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और ऑब्वियसली इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। तो सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, और सोशलिज्म गुड है या बैड है, उस पे हम पूरा डिस्कशन करेंगे। देन सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये सारा का सारा बेसिकली हम लोग कवर करेंगे हिस्ट्री में। और इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट, फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर
फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, ये पूरा हिस्ट्री है, जो रेड कर रखा है वो मॉडर्न हिस्ट्री है। हिस्ट्री में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में जो रेड किया हुआ है वो हम एरिया पढ़ेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर में बेसिकली जो हम स्टार्ट करेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री से करेंगे। पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना इसलिए जरूरी है स्टार्टिंग में, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री आपको बाकी चीजों से कनेक्ट करता है। मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पैक्ट आता है इकोनॉमिक्स पे, कि कैसे आज के टाइम की इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज हो रही हैं, इंडियन पॉलिटी का कैसे राइज हुआ, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से कनेक्टेड है। तो इसलिए पहले हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे। थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कर लेते हैं क्वेश्चंस का, कि किस तरह से पिछले 10 साल में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं अलग अलग पार्ट से। तो अगर आप देखोगे तो ये चीजें लगभग इवनली सी डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर साल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लगभग 10 से 11 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पॉलिटी से लगभग 15-16 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इकोनॉमी से लगभग 18 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन्वायरमेंट से लगभग 18-19, ठीक है, और इधर ज्योग्राफी से लगभग 12 से 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चन में से टोटल। और अगर आप हिस्ट्री देखोगे इन टोटल तो लगभग 23 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से हर साल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की तो लगभग 10 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, क्योंकि आज के लेक्चर में हम बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने वाले। देन पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पेपर्स के बेस पे एनालिसिस देखें, ट्रेंड देखें कि ट्रेंड क्या है, कि कैसे कैसे रहा है। तो हम देख रहे हैं कि एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री का ट्रेंड पिछले 3-4 साल से बढ़ रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पहले नहीं पूछे जाते थे एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री में, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है। कब तक चेंज होगा कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में फिर से कम क्वेश्चन पूछ ले जाए, हो सकता है नेक्स्ट ईयर में स्कीम के डबल क्वेश्चन पूछ ले जाए। तो ऐसा कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप लोग। आप लोगों को सारी की सारी स्टडीज करनी पड़ेंगी, हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को अगर देखोगे तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से ऑन एन एवरेज 6-7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, पिछले 10 साल में हमने देखा भी है, लेकिन पिछले 2-3 साल में अगर हम देखें 2023 का भी डाटा अगर मैं इसके अंदर जोड़ दूं तो 2023 में भी 3-4 ही क्वेश्चन पूछे गए थे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, तो उसके कंपैरिजन में थोड़े से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एज आई टोल्ड यू हमें पढ़ना इसलिए है क्योंकि वो चारों तरफ की जो एक्टिविटीज हैं, जो हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे, तो उन सबको वो कनेक्ट करेगा। इवन सोसाइटी जो हम पढ़ेंगे, सोसाइटी एक सब्जेक्ट है, इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे जिसमें मेंस में आपको पहला पेपर लिखना होता है, तो वहां पे भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, तो इसलिए हमें उसको भी डिटेल में पढ़ना है। देन तो स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री एज आई टोल्ड यू start with the advent of Europeans through sea route in India। उससे पहले भी यूरोपियंस इंडिया में आते थे, लेकिन वो लैंड रूट से ट्रेड करते थे। लैंड रूट क्या था यूरोपियंस का आने का? ये इंडिया है, ठीक है, और इंडिया से एडजेसेंट पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान या पाकिस्तान से ईरान, और फिर ईरान से तुर्की, जो आज की तुर्की है, इसका नाम चेंज कर दिया गया, पहले की तुर्की थी। ठीक है, और तुर्की से फिर सीधा हम लोग यूरोप में एंटर कर जाते हैं, या फिर ईरान से इराक, इराक से फिर तुर्की और फिर सीधा हम यूरोप में एंटर कर जाते हैं। तो तुर्की को एक तरह से गेटवे माना जाता है यूरोप और एशिया के बीच का। और तुर्की एक ऐसी कंट्री है जो यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में है। एक ऐसी ही कंट्री और भी है जो यूरोप और एशिया दो कॉन्टिनेंट में है, उस कंट्री का नाम है रसिया। और रसिया एरिया वाइज वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और इंडिया की रैंकिंग एरिया वाइज अगर हम देखें तो 7th है वर्ल्ड में लार्जेस्ट कंट्री में। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए, सीक्वेंस पहली से और 7 तक की कौन कौन सी कंट्रीज किस सीक्वेंस में। तो ये बेसिकली लैंड रूट था और इस लैंड रूट से ट्रेड होता था, लेकिन ये सब कुछ चेंज हो गया मिडल ऑफ 15th सेंचुरी में। लगभग 1453 के राउंड ये सब चेंज हो गया। चेंज होने का रीजन क्या हुआ? बेसिकली जो ये रीजन है, यहां पे पहले रोमन एम्पायर था, एक एम्पायर था रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर
को ओवरटेक कर लिया टर्क्स ने, ठीक है। और इधर ईरान और इराक का जो एरिया था, यहां अरब्स जो थे उन्होंने टेक ओवर कर लिया। तो ये दो टेक ओवर होने से इस लैंड रूट से ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। डिफिकल्ट क्यों हो गया? क्योंकि जो रोमन एम्पायर था वो थोड़े से लीनियंट पर्सन थे। लीनियंट पर्सन थे, एक फिक्स सिस्टम ऑफ टैक्सेशन था। अगर आप कोई भी चीजें यहाँ से टैक्स करके यहाँ से लेके जा रहे हो ट्रेड के थ्रू, तो आपको एक फिक्स टैक्स देना पड़ता था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे टर्क आए तो उन्होंने अनाब शनाब बहुत ही हाई टैक्स जो है वो इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिए। और दूसरा, ये रास्ता फिर उतना वाइबल भी नहीं था, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लंडरिंग होने लग गई थी। तो इन सब रीजन्स की वजह से ये लैंड रूट का ट्रेड करना मुश्किल हो गया। अब लैंड रूट का ट्रेड करना मुश्किल हो गया तो यूरोपियंस ने फिर पाया, क्योंकि यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पे था, इंडस्ट्री की शुरुआत हो चुकी थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था यूरोप में। तो जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, नई नई फैक्ट्रीज लगती हैं, तो फैक्ट्रीज में दोनों चीजें चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए और फिनिश्ड गुड को सेल करने के लिए एक मार्केट भी चाहिए। तो इस वजह से भी कॉलोनाइजेशन जरूरी था, कॉलोनी बनानी जरूरी थी। तो यूरोपियंस ने नए रास्ते ढूंढना स्टार्ट किया, सी रूट के थ्रू उन्होंने रास्ता ढूंढना स्टार्ट किया। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे हिस्ट्री में, कैसे कैसे वो चीजें हुई, क्या क्या यूरोप में वो चेंजेस हुए थे जिनकी वजह से ये सी रूट ट्रेड जो है वो फाइंड आउट किया गया। उनमें से एक रीजन जो था वो राइज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी था। सो उसके बाद जब यूरोपियंस जो हैं वो इंडिया में आएंगे थ्रू सी रूट, तो उनका सामना यहाँ पे होगा मुगल एम्पायर से। मुगल एम्पायर, उस वक्त इंडिया में मुगल एम्पायर था। जब यूरोपियंस जो है धीरे धीरे अलग अलग टाइम पे अलग अलग यूरोपियन कंपनीज इंडिया में आई, तो इंडिया में उस टाइम पे मुगल्स का रूल था और मुगल्स का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था इंडिया में उस टाइम पे। जिसे हम पिक्चर में देख भी सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो एम्पायर है ये मुगल्स का था, ठीक है। सो ट्रेड और मुगल्स में भी अगर हम बात करें तो मुगल्स एम्पायर स्टार्ट हुआ था बाबर से। बाबर ने 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट की थी इब्राहिम लोधी के साथ। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का एक रूलर था, तो हम दिल्ली सल्तनत को भी पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत का रूलर था इब्राहिम लोधी, लोधी डायनेस्टी से वो बिलोंग करता था। तो उसके साथ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट की बाबर ने, और बाबर ने इंडिया में एंट्री की 1526 में। बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। ये स्टार्टिंग के मुगल रूलर थे और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुगल रूलर थे। और इनमें से भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो माना जाता है कि जहां पे एम्पायर जो है बिल्कुल पीक पे था मुगल एम्पायर, वो था औरंगजेब के टाइम पे। और औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में। 1707 में औरंगजेब की डेथ होगी और इस टाइम तक ही लगभग यूरोपियंस कंपनीज जो हैं, अलग अलग यूरोपियन कंपनीज, पहले पोर्तुगीज आएंगे 1498 में, देन उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी 1602 में, फिर उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी 1608 में, उसके बाद फिर आएंगे डेनिस 1616 में, और उसके बाद सबसे लास्ट आने वाले थे फ्रांस और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1664 में इंडिया में आएंगी। तो जैसे जैसे मुगल रूल जो है वो बढ़ता जा रहा था, अलग अलग मुगल रूलर रूल कर रहे थे इंडिया पे, तो ये अलग अलग कंपनीज ट्रेड करने के लिए इंडिया में आ रही थी। पैरेलल में दोनों चीजें चल रही थी। लेकिन जैसे ही 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, तो उनके बाद वाले जो मुगल रूलर थे औरंगजेब की डेथ के बाद, वो काफी वीक थे। लेटर मुगल्स हम उनको बोलते हैं, तो लेटर मुगल्स भी हम पढ़ेंगे।
तो लेटर मुगल्स जो थे वो काफी वीक थे, वीक इन द सेंस कि उस टाइम पे जो नोबल्स थे, जो उनसे नीचे होते थे, जो एक तरह से उनके चीफ मिनिस्टर्स होते थे, वो लोग ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए थे, ज्यादा स्ट्रोंग हो गए थे। और लेटर मुगल्स में आपस में ही सक्सेशन का वोट चलता रहता था कि कौन गद्दी पे बैठेगा। तो उस वजह से, और कुछ दूसरा उस टाइम पे पर्सिया और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान मतलब तुरानी एम्पायर और पर्शियन एम्पायर की तरफ से इंडिया में प्लंडर होते थे, अटैक होते थे, जिसमें हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ करनाल, नादिर शाह का इन्वेजन, ठीक है। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने लगभग 6-7 बार इंडिया में इन्वेड किया। तो लेटर मुगल्स, और साथ ही लेटर मुगल्स के पास एक चैलेंज ये भी था कि उस वक्त मराठा एम्पायर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, तो मराठा भी उनके लिए एक प्रॉब्लम थे। तो ये सारी की सारी जो स्टोरी है ये साइड बाय साइड चल रही थी, तो इसको हम पढ़ेंगे। सो जैसे ही मुगल एम्परर औरंगजेब की डेथ होती है और वीक मुगल जो है, जो लेटर मुगल जो है वो वीक होते हैं क्योंकि सक्सेशन के लिए वो एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। तो उसी टाइम पे जो भी फॉरेन यूरोपियंस पावर इंडिया में इंटर जिन्होंने पहले ही कर लिया था, तो उन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर जो है उनको बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अलग अलग जगह पे ट्रेडिंग सेंटर खोलने स्टार्ट कर दिए विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द मुगल। उससे पहले क्या होता था, एक सिस्टम था कि मुगल कोर्ट में उनको जाना पड़ता था और वहां से वो लोग परमिशन लेते थे ट्रेड करने की। लेकिन जो वीक मुगल रूलर थे, जो लेटर मुगल जिनको हम पढ़ेंगे, वहां पे धीरे धीरे वो परमिशन बंद हो गई, ठीक है। और कैसे अलग अलग जो ट्रेडिंग कंपनीज थी वो ट्रेडिंग छोड़ के वो पॉलिटिकल उनका इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। सो एडवेंट ऑफ यूरोपियन थ्रू सी रूट, तो कौन कौन से यूरोपियंस आए थे वो पढ़ेंगे। और बेसिकली स्टार्ट हम उस चीज को इस चीज से करेंगे कि यूरोपियंस इंडिया में आए ही क्यों थे। तो यूरोपियंस इंडिया में बेसिकली आए थे कुछ रीजंस की वजह से। पहला रीजन था इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट से क्या हुआ था कि बेसिकली यूरोप में एक साइंटिफिक अवेयरनेस आ गई थी। पहले जो यूरोप था, जो पहले का यूरोप है, वो पोप सिस्टम से चलता था। मतलब जो वहां पे पोप होता था, जो उसको हेड माना जाता था, ये माना जाता था कि वो रूल कर रहा है फ्रॉम द विश ऑफ द गॉड, और वो जो बात बोलता था उसको ही किंग मान लेते थे, क्योंकि मोनार्की सिस्टम था उस टाइम पे। मोनार्की सिस्टम था उस टाइम पे ब्रिटेन में, किंग और क्वीन का रूल होता था, ठीक है। सो इनलाइटनमेंट हुआ, लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। जो चर्च की अथॉरिटी थी, जहां पे पोप बैठता थे, उसको क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट किया। देन उसके बाद रेनेसा हुई। रेनेसा एक इनलाइटनमेंट मूवमेंट थी। रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ, ठीक है। तो रेनेसा मूवमेंट चली इटली में, ठीक है। ये सब मूवमेंट्स टाइम के साथ आ रही थी, जैसे जैसे लोग जो है वो अवेयर होते जा रहे थे चीजों के बारे में। मॉडर्नाइजेशन जिसको हम बोल सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत होती जा रही थी। इन चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इनलाइटनमेंट एक्चुअल में क्या था, उसकी वजह से क्या इंपैक्ट हुआ। अभी हम एक बार सुपरफिशियली देख रहे हैं कि क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे अलग अलग यूरोपियन पावर जो है वो इंडिया में आई थी। देन उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था कॉलोनाइजेशन में। फ्यूडल सिस्टम का एंड हो गया था। फ्यूडल सिस्टम एक सिस्टम था यूरोप में जो बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा था, जहां पे क्या होता था, ऊपर सबसे ऊपर जो होते थे वो किंग या क्वीन होते थे, ठीक है। देन उसके बाद होते थे नोबल्स और फिर होते थे पीजेंट। ये एक फ्यूडल सिस्टम था जहां पे ये नोबल्स जो है किंग को प्रोटेक्ट करते थे। उस प्रोटेक्शन की एवज में किंग जो है इनको लैंड दे देता था, और ये लैंड को आगे पीजेंट्स को दे देते थे, और पीजेंट्स इनको कैश और काइंड में पे करते थे। तो पूरा का पूरा सोसाइटी में एक सिस्टम था जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड थे। किंग नोबल्स पे डिपेंड था, नोबल्स जो है वो पीजेंट्स पे डिपेंड थे, पीजेंट नोबल्स पे डिपेंड थे लैंड के लिए। तो पूरा का पूरा सिस्टम था ये फ्यूडल सिस्टम। ये फ्यूडल सिस्टम कैसे, इस फ्यूडल सिस्टम का फॉल हुआ टाइम के साथ, क्या क्या रीजन थे कि फ्यूडल सिस्टम कंटिन्यू नहीं कर पाया, और फ्यूडल सिस्टम के बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आएगा।
ठीक है। फ्यूडल सिस्टम में बेसिकली कुछ कमी ये थी कि फ्यूडल सिस्टम में जैसे जैसे यूरोप का पॉपुलेशन बढ़ा, राइज ऑफ द पॉपुलेशन, तो फ्यूडल सिस्टम उतना चीजों को ग्रो नहीं कर पाया, उन डिमांड को, राइजिंग डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन को फुलफिल नहीं कर पाया। और दूसरा, कई बार ड्रोट आ जाता था या कुछ अनवांटेड डिजीज आ जाती थी जिनसे फाइट नहीं कर सकता था ये फ्यूडल सिस्टम। उसकी वजह से फ्यूडल सिस्टम का डिक्लाइन होगा पहले, और ये डिक्लाइन होगा वैसे तो पूरे यूरोप में होगा, लेकिन उसमें भी अगर हम जब पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री तो वेस्टर्न यूरोप में डिक्लाइन होने के बाद ये दोबारा राइज नहीं हो पाएगा फ्यूडल सिस्टम, और वेस्टर्न यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाएगा। और ईस्टर्न यूरोप जो आज के टाइम का हम माने यूक्रेन है या रसिया है, वहां पे ये फ्यूडल सिस्टम दोबारा से अपने आप को खड़ा कर लेगा। तो हम ये भी पढ़ेंगे कि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बाद में आएगा, जबकि वेस्टर्न यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो पहले आ जाएगा। राइज ऑफ कैपिटलिज्म पढ़ेंगे। कैपिटलिज्म बेसिकली एक फिलोसफी है। कैपिटलिज्म का मतलब ये होता है कि जो भी कुछ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन सिंपल वे में अगर हम बात करें व्हाट इज कैपिटलिज्म, सो कैपिटलिज्म मींस वी कैन प्रोड्यूस एनीथिंग एंड वी कैन सेल इट एट एनी प्राइस। इन दोनों चीजों पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा। हम क्या उगा रहे हैं, what we are growing, how much we are growing and at what price we will sell it, इस चीज पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा। इसको हम कैपिटलिज्म सिस्टम बोलते हैं। ये बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज में फॉलो किया जाता है कैपिटलिज्म सिस्टम। इंडिया में हम सोशलिज्म फॉलो करते हैं। सोशलिज्म भी एक फिलोसफी है। फिलोसफी का मतलब होता है कि किसी पर्सन क्या ने इस चीज के बारे में सोचा होगा, या एक तरह का एक कंसेप्ट आप मान लीजिए कि वो एक कंसेप्ट है। तो सोशलिज्म हम इंडिया में फॉलो करते हैं। तो बेसिकली हमने स्टार्टिंग में देखा भी था कि 3 कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। 3 कंसेप्ट पढ़ेंगे, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म। इस कम्युनिज्म को कम्युनलिज्म से मत कंफ्यूज करना। कम्युनलिज्म का मतलब होता है जहां पे रिलीजियस वे में डिफरेंसेस होते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, तो वो होता है कम्युनल। ठीक है, ये है कम्युनिज्म। ठीक है, कैपिटलिज्म, और इन दोनों के बीच में होता है सोशलिज्म। कैपिटलिज्म फेवर करता है प्राइवेट प्रॉपर्टी को। जबकि कम्युनिज्म बोलता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए, कम्युनिटी ओन होना चाहिए सब कुछ। ये कम्युनिज्म का कंसेप्ट है। और इन दोनों के बीच में सोशलिज्म जो बोलता है कि मिक्स सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, कुछ प्राइवेट होना चाहिए और कुछ पब्लिक होना चाहिए, दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करेंगे, तो उस सिस्टम को हम बोल देते हैं सोशलिज्म सिस्टम या सोशलिस्ट सिस्टम। जैसे हम बोलते हैं कि इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, उसका मतलब ये है कि इंडिया में गवर्नमेंट का कंट्रोल है, लेकिन एक सर्टेन एक्सटेंट तक। बिल्कुल ओवरऑल कंट्रोल भी नहीं है गवर्नमेंट का, प्राइवेट चीजें भी हो रही हैं। ठीक है, और कुछ चीजों में गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। और दूसरे वे में आप सोशलिज्म को बोल सकते हो कि सोशलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहां पे गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। ठीक है, तो ये 3 सिस्टम हैं। इन 3 सिस्टम को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ये सिस्टम जो है यूएसए और उसकी अलाइड कंट्रीज में चलता है। यूएसए या वेस्टर्न वर्ल्ड में बोल लीजिए कि वेस्ट में जो वर्ल्ड है बेसिकली यूएसए है, कनाडा है, मैक्सिको है, या फिर यूरोपियन कंट्रीज है, वहां पे ये कैपिटलिज्म का सिस्टम चलता है, जहां पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं करती है, प्राइवेट चीजें बहुत ज्यादा है। और कम्युनिज्म का कंसेप्ट, हम कम्युनिज्म को भी पढ़ेंगे। कम्युनिज्म भी अलग अलग तरह का होता है। तो कम्युनिज्म, एक हम चाइना का कम्युनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है, एक हम रसिया का कम्युनिज्म पढ़ेंगे। इन दोनों में भी डिफरेंस है कि रसिया के कम्युनिज्म और चाइना के कम्युनिज्म में भी डिफरेंस है। ठीक है, तो वो क्या डिफरेंस है, उन चीजों को हम तब पढ़ेंगे जब हम कम्युनिज्म को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कम्युनिज्म की फिलोसफी बेसिकली कार्ल मार्क्स नाम के एक पर्सन ने दी थी, नाम का एक पर्सन था, और उसने ये कम्युनिज्म की फिलोसफी दी थी। तो ये 3 फिलोसफीज हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये भी पढ़ेंगे कि इंडिया ने इन दोनों फिलोसफीज को साइड करके
सोशलिज्म को क्यों चूज किया और सोशलिज्म का जो सिस्टम है इस सिस्टम को हमने कहां से अडॉप्ट किया था। तो इन सारी चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इनको डिटेल में करेंगे। देन और क्या रीजन थे यूरोपियंस के इंडिया में आने के? ट्रेड इन एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट लाइक कॉटन और हैंडीक्राफ्ट। अब कॉटन ये ऐसी चीज है जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करती है, जो क्लाइमेट या वेदर जो उसको हम बोलते हैं, हालांकि दोनों में फर्क होता है, उसको भी हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस पे डिपेंड करती है, हर एक जगह पे आप कॉटन ग्रो नहीं कर सकते। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में कॉटन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो इंडिया में कॉटन होता है सबसे ज्यादा गुजरात में, और गुजरात में हम अहमदाबाद को बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर बेसिकली यूरोप में एक जगह है ब्रिटेन में जहां पे टेक्सटाइल हब है, बड़े बड़े पुराने टाइम पे टेक्सटाइल हब है बने थे वहां पे। तो उसको रिलेट करने के लिए हम बोल देते हैं अहमदाबाद को, क्योंकि अहमदाबाद की भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फेमस है। तो अहमदाबाद को हम बोल देते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। उसी में अगर थोड़ा सा आप ऊपर आ जाओगे तो कानपुर है यूपी में, उसको हम बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाओगे तो कोयम्बटूर है तमिलनाडु में, उसको हम बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। तो ये कॉटन और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए जो एग्री प्रोडक्ट्स की डिमांड थी, वो एग्री प्रोडक्ट्स जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही ग्रो किए जा सकते थे उस लार्ज एक्सटेंट में जितनी की डिमांड थी उनकी इंडस्ट्रीज में ब्रिटेन में। तो रॉ मटेरियल भी चाहिए था ब्रिटेन वालों को, तो इसलिए भी साउथ ईस्ट एशिया की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज को उन्होंने कॉलोनाइज किया इस टेक्सटाइल के बिजनेस के लिए, ठीक है। कॉटन को लेके जाते थे एज ए रॉ मटेरियल, डाइज लेके जाते थे और वहां से फिनिश्ड गुड लेके आते थे और उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सेल कर देते थे। इंडिया वाज ए मेजर सोर्स ऑफ द स्पाइसेस। जैसे जैसे पॉपुलेशन राइज होगी यूरोप में, वैसे वैसे वहां पे मीट प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ेगी। मीट प्रोडक्शन के लिए या फिर मीट को स्टोर करने के लिए या कंज्यूम करने के लिए स्पाइसेस की डिमांड बढ़ेगी, और स्पाइसेस जो है वो अगेन सब कॉन्टिनेंट का वेदर जो है वो ऐसा है जो स्पाइसेस को, जहां पे स्पाइसेस ज्यादा ग्रो किए जा सकते हैं, स्पाइसेस को सपोर्ट करता है। जैसे अगर हम बात करें इंडिया में स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है केरला को। केरला में सबसे ज्यादा स्पाइसेस होते हैं, तो स्पाइस कैपिटल पूछ लिया जाए आपसे इंडिया का तो स्पाइस कैपिटल है केरला। तो ये भी एक रीजन था यूरोपियंस का इंडिया में आने का या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आने का। सम स्पाइसेस हैव एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज एंड दे वर आल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व द फूड। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो ये कुछ मेन रीजन थे जिनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उस वक्त मैं आपको इन चीजों को डिक्टेट भी करवाऊंगा, आपको लिखना भी पड़ेगा साथ साथ कि क्या क्या मेन रीजन से क्यों यूरोपियंस जो है दे कम टू इंडिया थ्रू सी रूट, ठीक है। अब कौन कौन से यूरोपियन आए? सबसे पहले हमने देखा पोर्तुगीज आए 1498 में, वास्को डी गामा इंडिया में आए थे कैलिकट नाम के एक प्लेस पे, जिसको आज हम जानते हैं कोझिकोड के नाम से, ठीक है। तो कैलिकट नाम का एक प्लेस है केरला में, उसका आज का जो मॉडर्न नेम है वो कोझिकोड है। वहां पे वास्को डी गामा आए थे और वहां पे उस टाइम के जो रूलर थे जमोरिन, उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था, उनको वेलकम दिया था एक अच्छा खासा, ठीक है। उनको नहीं पता था कि ये अभी ट्रेड करने आ रहे हैं और बाद में यही लोग रूलर बन जाएंगे, और बाद में पोर्तुगीज जो है इसी जमोरिन के साथ फाइट भी करेंगे, उसको डिफीट करेंगे, तो वो स्टोरी भी हम देखेंगे। तो पोर्तुगीज आए 1498 में, गए ये 1961 में। इंडिया में आने वाले पहले यूरोपियन थ्रू सी ट्रेड, ठीक है। हर बार मैं ये बात बोल रहा हूँ थ्रू सी ट्रेड, ठीक है। सी ट्रेड या सी रूट वो थे पोर्तुगीज, और सबसे लास्ट में जाने वाले भी पोर्तुगीज थे। और ऑपरेशन विजय हुआ था, ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया था 1961 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और मिलिट्री के थ्रू उनको फोर्स किया गया था इंडिया को लीव आउट करने के लिए। और इनको लीव आउट किया था इन्होंने गोवा से। तो गोवा वो लास्ट प्लेस था जो किसी यूरोपियन पावर से इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिपेंडेंस उसको मिली थी इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो खोली थी, ये फैक्ट्रीज है इनकी पहली जो इन्होंने एस्टैब्लिश की थी। पूछ लेते हैं एग्जाम में कि कौन सा यूरोपियन पावर किस टाइम पे इंडिया में आया,
किस टाइम वो इंडिया से गया और उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश की। तो पोर्तुगीज का हमने देखा कि 1498 में आए, 1961 तक वो रहे, ऑपरेशन विजय लॉन्च किया इंडियन गवर्नमेंट ने और उनको फोर्सफुली निकालना पड़ा मिलिट्री यूज करके। देन सेकंड आने वाली थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1602 में आई, 1795 में ये चले गए और इनका पहला जो प्लेस था, पहला ट्रेडिंग सेंटर था वो था मसूलीपट्टनम, और मसूलीपट्टनम आज के आंध्र प्रदेश में है। देन उसके बाद थर्ड आने वाले थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी जिसको हम बोलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 31 दिसंबर 1600 को, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है तो बाकी के बारे में हम उतनी डिटेल नहीं जानेंगे जितना हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानेंगे। अगर मैं इन एक एक को बहुत डिटेल में पढ़ाने लग जाऊं तो हो सकता है कि एक साल हमको ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ने में चला जाए। तो हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे बेस्ड अपॉन पीछे एग्जामिनर ने क्या पूछा है और उसके राउंड अबाउट वो और क्या पूछ सकता है। तो बनी थी 31 दिसंबर 1600 में और आए ये 1608 में इंडिया में ट्रेड करने के लिए। और जब ये ट्रेड करने के लिए इंडिया में आए उस टाइम पे इंडिया में जहांगीर रूल कर रहा था, जहांगीर रूल कर रहा था और विलियम हॉकिंग नाम के एक पर्सन थे जो जहांगीर की कोर्ट में आए थे। इनको इसलिए भेजा गया था कि इनकी मदर लैंग्वेज, इनकी जो ये जो है तुर्की में वेल वर्स थे, तुर्की लैंग्वेज अच्छे से जानते थे और जहांगीर की मदर लैंग्वेज जो थी वो तुर्की थी। तो उनको लगा कि ये जहांगीर से आराम से बात कर पाएंगे उनकी लैंग्वेज में और उनको कन्विंस कर पाएंगे। और ये जिस शिप पे इंडिया आए थे उस शिप का नाम था हेक्टर। शिप का नाम भी पूछ लिया जाता है कई बार कि जो विलियम हॉकिंस है वो किस शिप से इंडिया में आए थे। 1608 में वो मुगल कोर्ट में आए थे और उन्होंने ट्रेड के लिए परमिशन लेनी चाहिए, लेकिन वो परमिशन डिनाइड कर दी गई थी क्योंकि उस वक्त इनसे पहले पोर्तुगीज इंडिया में आ चुके थे और पोर्तुगीज का काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड था मुगल एम्पायर पे। उसको भी हम पढ़ेंगे कि कैसे पोर्तुगीज ने इनको डिनाई किया और बाद में पोर्तुगीज के साथ इनके मैट्रिमोनियल अलायंस हो जाते हैं, तो वो स्टोरी भी हम पढ़ेंगे पूरी की पूरी। 1947 में ये इंडिया से गए और इनका पहला ट्रेडिंग सेंटर जो था वो सूरत था। हालांकि सूरत में इनका जो ट्रेडिंग सेंटर पहला बनाने की परमिशन इनको सूरत में मिली थी, लेकिन सूरत में बनके तैयार बाद में हुआ था। पहले इनका बनके तैयार हो गया था मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में 1611 में ही बनके तैयार हो गया था, जबकि सूरत वाला बनके तैयार हुआ था 1613 के अराउंड। ठीक है, तो लेकिन ये पूछ लिया जाए कि पहला कौन सा था, तो फर्स्ट सूरत था। देन उनके बाद आई डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, डेनिश जो आज का डेनमार्क है, डेनमार्क जो कंट्री है, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1616 में। 1845 तक वो इंडिया में रहे और उन्होंने अपना पहला ट्रेडिंग सेंटर बनाया ट्रैंक्यूबैर में, और ट्रैंक्यूबैर आज के तमिलनाडु स्टेट के अंदर है। देन उसके बाद आई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1664 में। इंडिया से गए ये 1854 में और इन्होंने भी अपना पहला ट्रेडिंग सेंटर जो है वो सूरत में खोला। और जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम ये भी जानेंगे कि ये दो कंट्रीज ऐसी थी, एक ब्रिटेन और एक फ्रांस, ये दोनों यूरोप में भी एक दूसरे के साथ काफी फाइट करते रहते थे, तो वो सेम फाइट ये इंडिया में भी कंटिन्यू करेंगे और इनके बीच में अच्छी खासी फाइट होगी। ठीक है, तो ये अलग अलग ट्रेडिंग कंपनीज कब कब इंडिया में आई, कब कब इंडिया से गए और कहां कहां इन्होंने अपना पहला ट्रेडिंग सेंटर ओपन किया। ठीक है, या इनको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब ये ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में ट्रेड कर रही थी। मैंने आप लोगों को बताया कि उसी टाइम पे इंडिया में मुगल रूल कर रहे थे। तो मुगल रूल जैसे जैसे डिक्लाइन कर रहा था और 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल रूल डिक्लाइन किया और मुगल रूल से अलग हटके अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गए। पहले वो स्टेट्स मुगल के अंडर में ही थे, लेकिन बाद में जो नोबल्स थे जो मुगल कोर्ट में होते थे उन्होंने जाके कुछ अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिए, जैसे स्टेट ऑफ हैदराबाद बन गया। ठीक है, उधर से बंगाल के नवाब जो थे उन्होंने अलग से अपना
स्टेट बना लिया, देन मराठास का राइज हुआ, देन सिख्स का राइज हुआ, नीचे साउथ में अगर हम कर्नाटका साइड में जाएंगे तो मैसूर किंगडम बना। तो ये अलग अलग किंगडम बने। मुगल रूल जो था जब वीक पड़ा औरंगजेब की डेथ के बाद, तो उसके बाद तो अब ब्रिटिशर्स के पास ये एक चैलेंज था कि उनको यूरोपियन पावर्स के भी फोर्ट करना है, मुगल से भी फोर्ट करना है, और जो इंडिपेंडेंस किंगडम जो राइज होके आ गए हैं बड़े बड़े, मैसूर, मराठा, हैदराबाद, बंगाल, ठीक है, सिख रूल, उनसे भी उनको फाइट करना है। तो कैसे उन्होंने ये फाइट किया, कैसे उन्होंने अलग अलग टाइम पे अलग अलग यूरोपियन पावर्स को और फिर इंडियन पावर्स को साइड बाय किया, और कैसे उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बनाया इंडिया में, तो उसकी पूरी स्टोरी हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे डिटेल में। देन सो फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर में पहले हम देखेंगे कि सबसे पहला चैलेंज तो ब्रिटिशर्स के पास यही था कि वो मुगल्स को साइड बाय करें, क्योंकि उस वक्त हालांकि लेटर मुगल्स जो थे वीक थे, लेकिन उनके पास पावर तो अभी भी उतनी ही थी, ठीक है। जो भी मुगल रूलर होता था पावरफुल तो वो था ही, लेकिन आपस में सक्सेशन वॉर में इन्वॉल्व रहते थे वो लोग, तो इस वजह से बाकी उस चीज का बेनिफिट उठा लेते थे। तो कैसे ब्रिटिशर्स ने मुगल्स को साइड बाय किया, देन फिर कैसे ब्रिटिशर्स ने पोर्तुगीज को साइड बाय किया, कैसे डच को साइड बाय किया, कैसे फ्रेंच, फिर जो इंडिपेंडेंट किंगडम थे मेन उनको साइड बाय किया, मैसूर, मराठा और पंजाब, इनसे फोर्ट करके कैसे उन्होंने इंडिया में एक पूरा का पूरा एम्पायर बना दिया। तो वो एम्पायर बनने की पूरी स्टोरी हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम पहले ये देख लेते हैं। सो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया में आई 1608 में, और 1608 से और 1765 तक वो ट्रेडर रहे। ट्रेडिंग काम था उनका मेन, जिस चीज के लिए वो आए थे, व्यापार के लिए, वो व्यापार ही करते थे। 1765 में हम फिर कुछ देखेंगे, कुछ ऐसा हुआ, बेसिकली ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको दीवानी राइट मिल गए थे। दीवानी राइट 3 प्लेसेस के दीवानी राइट मिल गए थे, बंगाल, ओडिशा और बिहार के। और कैसे वो ट्रेडर से फिर रूलर बनने लग गए थे, तो वो पूरी की पूरी स्टोरी हम पढ़ेंगे 1765 से लेके और 1858 तक। इस टाइम पीरियड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को रूल किया प्लस ट्रेड किया। फिर कैसे ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उन्होंने इस कंपनी पे कंट्रोल करना स्टार्ट किया। एक टाइम आएगा जब ये कंपनी जो है बैंकरप्सी फाइल कर देगी, ठीक है, तो उस टाइम पे फिर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो इनको कंट्रोल करना स्टार्ट करेंगे, और कंट्रोल करते करते धीरे धीरे 1858 में वो कंपनी को ही बंद कर देंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर देंगे इंडिया में। और 1858 से फिर रूल हो जाएगा ब्रिटिशर्स का इंडिया में, और ये रूल चलेगा 1947 तक। तो इस टाइम पे ब्रिटिश पार्लियामेंट या जो मोनार्क था वहां का, उसने रूल किया इंडिया में। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी को हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। तो उसके इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चीज को स्टार्ट करेंगे कि कैसे कैसे इन एक एक पावर्स को, लोकल पावर्स को, जिसमें मराठास है, मैसूर किंगडम है, हैदराबाद है, उनको साइड बाय किया ब्रिटिशर्स ने। कैसे उन्होंने जो दूसरी फॉरेन पावर्स थी उनको साइड बाय किया, और कैसे वो इंडिया के पूरे किंग बन गए, एक तरह से इंडिया में उन्होंने पूरा अपना एम्पायर बना लिया। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास से डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है।